नमस्कार विद्यार्थियों, हम आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे और आदिकालीन साहित्य में हमारी ये अंतिम वर्गीकरण था लौकिक साहित्य, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य आदि को पढ़ चुके हैं और अब ये आदिकालीन साहित्य की अंतिम वर्ग की जिसकी चर्चा हम करना चाह रहे हैं, ये अंतिम है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, तो इसका भी नाम लेना यहाँ पर जरूरी था। इसमें कुछ कृतियों की चर्चा करते हैं। कई बार ऐसा सवाल आता है, स्नातक स्तर पे भी देखा है मैंने और प्रतियोगी परीक्षाओं में आरपीएससी लेवल पे भी है कि निम्न में से कौन सी कृति आदिकालीन साहित्य में नहीं है या लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है, इस कृति के कवि का क्या नाम है, रचनाकार का क्या नाम है, इत्यादि इत्यादि। तो इसको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इसका वर्ग बड़ा ही छोटा सा है और 11वीं सदी से ही शुरू होता है। पहली कृति है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम कथा है और इसके रचयिता के बारे में हमेशा से विवाद रहा है कि ये 11वीं सदी की रचना है। तो कुछ आलोचक इसे कल्लोल कवि की रचना मानते हैं और कुछ आलोचक इसे कुशल लाभ या कुशल राय, लाभ की जगह राय, ये तीन नाम हमारे सामने आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत रचना जो है वो कल्लोल कवि या कुशल लाभ या कुशल राय की द्वारा रचित है और 11वीं सदी की है, इस बारे में कोई भी विवाद नहीं है। कुछ आलोचक तो ऐसा भी कहते हैं कि ढोला मारूरा दूहा नाम से ही पता चल रहा है कि दोहा में रचित है और कुशल लाभ द्वारा 17वीं सदी में इसके अंदर कुछ चौपाइयां जोड़ दी गई थी प्रक्षिप्तांश के रूप में और तब से ये रचना जो है कुशल लाभ की मानी जा रही है। तो इस बारे में आज तक विवाद है और कोई भी प्रमाण इतना पुख्ता नहीं है कि ये साबित हो जाए कि रचना किस कवि द्वारा रचित है। मैं आपको बता दूं, राजस्थानी भाषा में है और एक प्रेमाख्यानक यानी प्रेम कथा है। दूहा शैली में ढोला इसका नायक है और मारवण यानी मारू इसकी नायिका है और ढोला की पत्नी का नाम मालवणी है और प्रेम त्रिकोण इस कृति के अंदर दिखाया गया है, जिसके अंदर ढोला जो है वो कछवाहा राजा नल का पुत्र है। ये कई बार पूछा गया है या एक छोटे प्रश्न के रूप में इसका परिचय पूछ लेते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि इसकी कथा क्या है। ढोला जो है कछवाहा राजा नल का पुत्र है और मारू यानी मारवण जो इसकी प्रेमिका है वह पुंगल के राजा, पुंगल वही जिसे आज बीकानेर माना जा सकता है, पुंगल का राजा पिंगल उसका नाम था, पिंगल की पुत्री है। इन दोनों की प्रेम कथा है। ऐसा कहा गया है इस कृति के अंदर कि ढोला का बचपन में विवाह जो है वो मारू से हो गया था, लेकिन बाद में दोनों के माता पिता अलग अलग जगह स्थानांतरित हो गए और बड़ा होने के बाद यानी वयस्क होने के बाद ढोला की शादी मालवण नामक एक स्त्री से कर दी जाती है। लेकिन मारू को जब ये पता चलता है कि मेरा पति तो ढोला है तो वो ढांडियों ढोलियों आदि के माध्यम से अपना संदेश जो है वो ढोला तक पहुंचाती है और ढोला को स्मरण हो आता है कि यही मेरी पत्नी है। और इस प्रकार दोनों की प्रेम कथा का वर्णन दोहों के माध्यम से कल्लोल कवि ने किया था, जिसको बाद में कुशल लाभ ने चौपाइयों को जोड़ करके उसमें कुछ अंश और साथ में जोड़ दिया, जिस कारण से बाद वाले लोगों जिन्होंने इसको पढ़ा चौपाइयों के रूप में उन्होंने इसको कुशल लाभ की रचना माना। दूसरी महत्वपूर्ण कृति है और आपको बता दूं कि राजस्थान के क्षेत्रों में आज भी लोक कथा के रूप में ढोला मारू की कथा का गायन किया जाता है। दूसरी कृति है वसंत विलास। वसंत विलास जिसके कि कवि का नाम पता नहीं है, यानी अज्ञात कवि की रचना है। अज्ञात कवि की रचना है। प्रकृति और नारी के श्रृंगार का वर्णन है और मात्र 84
छंदों की अपभ्रंश तथा ब्रज भाषा में, इसकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित ब्रज, अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण इस कृति में आपको देखने को मिलता है। प्रकृति और नारी के श्रृंगार का वर्णन है, यानी पूरी की पूरी जो है श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। यानी अभी भी हमने दो रचनाएं जो पढ़ी, दोनों ही श्रृंगार रस से संबंधित है। तीसरी जो कृति है, जहां हम पदावली का नाम लेते हैं और कवि का नाम है विद्यापति, बहुत ही जाने माने कवि हैं जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। 3 भाषाओं पर अपना अधिकार रखते हैं, मैथिली पर, अवहट्ट पर और संस्कृत पर। 3 भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं करी है। बिस्पी के रहने वाले हैं, बिस्पी में इनका जन्म है। इन्हीं को मैथिल कोकिल नाम से भी जाना जाता है। ऐसे छोटा सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए कि मैथिल कोकिल नाम से किस कवि को जाना जाता है। इनकी शैली जो है पदावली की, वो गीति शैली है। इसके साथ साथ इन्होंने, इस पदावली के साथ साथ कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक 2 रचनाओं का वर्णन, 2 रचनाओं का प्रणयन भी किया, जो कि दोनों ही अवहट्ट भाषा में रची गई है। ये बहुत बार पूछा गया है। कीर्तिलता तो वीर रस से संबंधित है, महाराजा कीर्ति सिंह के शौर्य का और उनके युद्धों का वर्णन इसके अंदर है, और दोनों ही अवहट्ट में रची गई है। पदावली का रचना काल कई बार पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए 1403 ईस्वी, और कुछ आलोचकों द्वारा इसे भक्ति रस से संबंधित माना गया, लेकिन इन्होंने इसमें राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक चित्रण को प्रस्तुत किया है। तो शुक्ल जी ने इसी कृति के बारे में कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए, यानी कि किसी भी कृति को आध्यात्मिक नजरिए से देखने का तरीका बहुत ही आसान है। तो ये पंक्ति देख करके भी बहुत बार उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि राधा कृष्ण पर रचित इनकी जो रचना है वह पदावली है, और कीर्तिलता के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा संस्कृत में इनकी एक रचना, ये दोनों अवहट्ट में है। इसके अलावा एक गोरक्ष सिद्धांत करके है, गोरक्ष विजय करके गद्य पद्य मिश्रित है, और यह संस्कृत में लिखा, क्योंकि इसमें उदाहरण जो है वो संस्कृत भाषा के दिए हुए हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति द्वारा 3 भाषाओं पर, ऐसा कई बार पूछा गया है कि आदिकाल में ऐसे प्रमुख कवि का वर्णन कीजिए जो मैथिली, संस्कृत और अवहट्ट तीनों भाषाओं में रचना कर सकते थे। तो आपको नाम आना चाहिए। अगला नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है अमीर खुसरो का। जिसे हिंद की तूती कहा जाता था। अबुल हसन नाम इनका मुख्य था, और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 11 सुल्तान सिंहासनारूढ़ होते हुए अपने जीवन में देखे थे। 3 वंश, इन्होंने 3 वंशों का उत्थान और पतन दोनों देखा था। इसलिए अबुल हसन यानी अमीर खुसरो का नाम बहुत बार लिया जाता है। इन पे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। 1255 से लेकर के 1324 ईस्वी तक का इनका समय है। और तबला और सितार के, ऐसा कहा जाता है कि तबला और सितार की खोज करने वाले या आविष्कार करने वाले अबुल हसन है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, बहुत बार पूछा गया सवाल है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इन्हीं के बारे में कहा, इन्होंने ही कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पे डाले केश। ये वाली पंक्ति जो है वो इन्हीं के विषय में कही गई है। चहू दिसी रैन भाई निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। औलिया जी के बारे में कई बार पूछा जाता है सवाल। मैंने इतिहास में भी देखा था कि इससे संबंध में पूछा गया था कि आदिकाल में ऐसे कौन से कवि जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रह चुके हैं। 11 सुल्तान, 3 वंश, इस पर भी बहुत बार सवाल बना है। तो आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें, उन पर भी ध्यान दें। 3 वंश कौन कौन से? गुलाम, खिलजी और तुगलक। इन्होंने तीनों का उत्थान और पतन
और तुगलक, तीनों वंशों के समय ये वहां पर रहे हैं। अधिकांश रचनाएं इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय की है। ये उन्हीं के राज कवि थे। इन्हें हिंद की तूती या इस नाम से बुलाया जाता है, हिंद की तूती या खड़ी बोली के प्रथम कवि, निर्विवाद रूप से खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में इनका नाम लिया जाता है। फारसी हिंदी शब्दकोश का निर्माण इन्होंने उस समय कर दिया था। खलिक बारी नाम था। कुछ रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध है और कई बार पूछी गई है। एक है खलिक बारी। वैसे तो इन्होंने पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, 3 प्रकार की रचनाओं का, इसके अलावा इन्होंने गजलों की भी रचना करी है। पहेली एक ऐसी रचना है जिसके अंदर पद्य के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का उत्तर श्रोता को देना होता है। दो सुखने में 3-4 पंक्तियों में एक ही प्रश्न पूछा जाता है, यानी 4-5 प्रकार के सवाल होते हैं लेकिन उसका उत्तर एक ही होता है। मुकरियां एक ऐसा पद्य होता है जिसके अंदर नकार होता है, नकार यानी मना किया जाता है, नकार होता है और साथ में उसका पहेली का उत्तर उस पहेली के अंदर ही छिपा हुआ होता है। इस प्रकार की रचना इन्होंने उस समय लोगों के मनोरंजन के लिए की थी। इसके अलावा फारसी हिंदी, ये है आपका फारसी हिंदी शब्दकोश। दो प्रकार की भाषा इन्होंने प्रयोग करी। एक तो ठेठ हिंदी चलती थी उस समय, जिसमें कि पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने आदि सभी थे, और दूसरी इनकी ब्रज थी जिसमें इन्होंने गीतों की रचना भी की है। इसके अलावा खजाइन उल फतुह, ये बहुत बार पूछी है। आरपीएससी ने तो स्कूल लेक्चरर एग्जाम में इस प्रश्न को बहुत बार पूछा है, तो आपको ये आना चाहिए कि खजाइन उल फतुह जो है वो रचना अमीर खुसरो की है। और आपको बता दूं कि अगर और उच्च स्तर पर अपन चलें तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इस रचना के अंदर क्या है। तो ये एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है। खजाइन उल फतुह नाम से अलंकार ग्रंथ की रचना किस कवि द्वारा की गई है? इसके अलावा एजाज ए खुसरवी, एजाज ए खुसरवी नामक रचना भी इन्होंने की है। आपको बता दूं अलंकार ग्रंथ ये है, और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी की विजय गाथा, ये है अलंकार ग्रंथ आपका एजाज ए खुसरवी। और ये खजाइन उल फतुह जो है वह है आपका विजय गाथा है। किसकी? निश्चित है अलाउद्दीन खिलजी के सानिध्य में रहकर के रचना करी है, तो उन्हीं की ही विजय गाथा यानी उनके युद्धों का और उनके विजयों का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। तो इस प्रकार से एक पंक्ति भी इनके बारे में पूछी जाती है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आप बहुत गौर से इस पंक्ति को याद रखना, क्योंकि यदि अमीर खुसरो पर कोई टिप्पणी आती है लिखने के लिए तो आपको इस पंक्ति को जरूर जरूर वहां पर उद्धृत करना ही चाहिए। इनके खुद के द्वारा कही गई है। खुद को जिस पंक्ति में इन्होंने स्वयं को हिंद की तूती कहा है और ये कहा है कि यदि मुझसे कुछ बात करनी है तो आप हिंदवी में कीजिए। वो पंक्ति कुछ इस प्रकार थी, चमन तूतिए हिंदू, चमन तूतिए हिंदू, चमन तूतिए हिंदुम अर्रास्त पुरसी। रास्त फारसी है, थोड़ी सी याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। इन पंक्तियों का अर्थ भी मैं आपको बता दूंगी। जेमन हिंदुई पुरुष, जेमन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। इसका मतलब है कि मैं हिंद की तूती हूं, अगर मुझसे कुछ बात करनी है आप हिंदवी में कीजिए, और यदि आप मुझसे हिंदी में बात करते हैं यानी हिंदवी में बात करते हैं तो मैं आपको बहुत सारे राज बता सकता हूं। ये इन्होंने
इन्हीं पंक्तियों में खुद को हिंद की तूती कहा, और तब से ये बात बहुत ही प्रचलन में आ गई कि कौन से कवि हैं जिन्होंने स्वयं को हिंद की तूती कहा या जिन्हें हिंद की तूती कहा जाता है। ये तो हो गई आपकी सारी की सारी पद्य की रचनाएं। अब इसके अलावा 3-4 रचनाएं ऐसी भी है जो गद्य में है, उनके नाम भी आपको आने ही चाहिए। बहुत शॉर्ट में हम यहाँ बात करेंगे उनके विषय में, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी नाम से पूछ ली जाती है। ये है आपकी गद्य रचना है। इसमें नाम है पहला राउरवेल का, जो कि चंपू काव्य है, रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है और प्रथम शिलांकित कृति है। ये बहुत बार पूछा गया है। प्रथम शिलांकित कृति का नाम राउरवेल रोड़ा कवि द्वारा आपको आनी चाहिए। 11वीं, ये भी 11वीं सदी की ही रचना है। नक्षिक वर्णन है, अपभ्रंश में यानी पूर्वी अपभ्रंश में लिखी गई है, तो आपको इसका नाम आना चाहिए। दूसरी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि पंडित दामोदर शर्मा द्वारा बहुत बार पूछी गई है, 12वीं सदी की रचना है और ये एक व्याकरण ग्रंथ है, आदिकालीन व्याकरण ग्रंथ जो कि गद्य में लिखा गया एकमात्र पंडित दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण ही है, जो कि कान्यकुब्ज और काशी में रहने वाले राजकुमारों को हिंदी सिखाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तीसरी है वर्ण रत्नाकर। ये भी विश्वकोश है, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। और विश्वकोश नाम से जाना जाता है। इस नाम से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और चौथी है कुवलय माला। माला उद्योतन सूरी की है। नवीं सदी में है, रची गई है और राजस्थानी भाषा के कुछ उदाहरण इसमें देखने को मिलते हैं। ये हो गया आपका आदिकालीन लौकिक साहित्य। आज आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण पे हमारा यह अंतिम वीडियो था। तो आप इस पूरे उत्तर को एक समेकित कीजिए, छोटे छोटे प्रश्न भी बनाइए, एक बड़ा प्रश्न भी बनाइए, और यदि उनके संबंध में आपके मन में कोई शंका या संशय हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाल वाला